आज लेक्चर में हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। यह इतिहास के साथ साथ राज्य व्यवस्था का भी भाग है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि भारत में जब कंपनी का शासन आरंभ होता है 1773 से लेकर कौन कौन से चार्टर आते हैं, कौन कौन से भारतीय शासन अधिनियम किस तरह से किए जाते हैं, उन सब का हम विस्तृत वर्णन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य था कि कंपनी के क्रू प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान हुए थे? इसमें प्रावधान निम्न हुए थे। नंबर 1, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई तथा मुंबई व मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। पहला प्रावधान। पहला प्रावधान। अब नोट में इसमें हम देखते हैं इसमें क्या खास बात है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। अब इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी खास बात यह है कि वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है, ओनली वन एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिन पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। महाभियोग क्या है? हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जाता है। यह वर्तमान तक किसी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया है। इनके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीश के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अलग अलग है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ? बंगाल के जो प्रथम गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वह जिसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहा जाता है। ठीक है। जबकि अंतिम गवर्नर कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स हुआ, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। नेक्स्ट दूसरा प्रावधान क्या हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। यहाँ ध्यान रखने बात है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल लंदन में अपील की जाती थी। प्रीवी काउंसिल लंदन में अपील की जाती थी, यानी कि अगर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोई भी मामला जाता है तो वह सिर्फ प्रीवी काउंसिल लंदन में जाता है, जैसे वर्तमान किसी हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सेम। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इसमें एक चीज़ ध्यान रखने बात है कि वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वह 1935 के संघीय न्यायालय का प्रतिरूप है। यह कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का नहीं। अच्छा, अब हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, इसके बारे में क्या वर्णन है। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के शासन को और अधिक नियंत्रित करना था। इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं अब इसको हम लोग देखेंगे। कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों का प्रमुख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी नियंत्रित करता था। नोट, यहाँ ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक कार्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासनिक कार्य, अर्थात एक साथ 2 शासन व्यवस्था दिखाई पड़ता है। इसी को
द्वैध शासन कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा द्वैध शासन के बारे में जान लेते हैं कि द्वैध शासन आखिर में होता क्या है, कहाँ इसका जिक्र मिलता है। द्वैध शासन का मतलब होता है एक ही जगह पर दो शासन। इसके जनक लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। कनिष्क के काल में भारत में पहली बार डुअल गवर्नमेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आगे आधुनिक भारत में अगर बात करें तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में, इसी संधि के द्वारा पहली बार डुअल गवर्नमेंट लाया गया, जिसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में समाप्त कर दिया गया। दूसरी बार डुअल गवर्नमेंट 1884 में, दूसरी बार कब लाया गया? 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट में दूसरी बार लाया गया, जो 1858 में कंपनी के शासन के साथ समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट डुअल गवर्नमेंट 1919 में लाया गया, जहां पर राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। 1919 का डुअल गवर्नमेंट कहां पर था? राज्यों का डुअल गवर्नमेंट स्थापित किया गया, जो 1935 में केंद्र में डुअल गवर्नमेंट लगाकर इसे समाप्त कर दिया गया। यानी 1919 में राज्यों का डुअल गवर्नमेंट था, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन दिखाई पड़ता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंस बात यह है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें सामान्यतः 1919 राज्य डुअल गवर्नमेंट, 1935 केंद्र डुअल गवर्नमेंट का ही सर्वाधिक बार क्वेश्चन आता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो हम ऊपर के डुअल गवर्नमेंट का ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, एक खास बात और है 84 पिट्स इंडिया एक्ट का, कि यह पिट्स इंडिया एक्ट भारत में एकमात्र ऐसा चार्टर एक्ट था, ओनली वन, जिसके कारण ब्रिटिश संसद की सरकार गिर गई थी। ब्रिटिश संसद में किसकी सरकार थी? लॉर्ड फॉक्स की जो मिली जुली सरकार थी, वह इस एक्ट से प्रभावित हुई और सरकार गिर जाती है। अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें हम चार्टर एक्ट 1793 के प्रावधानों को देखेंगे। चार्टर एक्ट 1793 का प्रावधान क्या है, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें पहला प्रावधान ये किया गया था कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वह इंग्लैंड की कंपनी थी। यह भारत में व्यापार करती थी। जब यह भारत से अत्यधिक पैसा कमाती है, अत्यधिक पैसा अर्न करती है, तब ब्रिटेन के जो 3 और स्टेट थे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये ब्रिटिश संसद पे यह दबाव डालने लगते हैं कि अगर कंपनी भारत से व्यापार कर रही है तो हमें भी भारत से व्यापार करने की अनुमति दी जाए। ठीक है। जबकि कंपनी का क्या मानना था? कंपनी कहती है कि जब हमने भारत में व्यापार आरंभ किया था, उस समय हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तब सिर्फ हमने रिस्क लिया था, अतः भारत से व्यापार सिर्फ हम ही करेंगे और किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पहला तो ये प्रावधान हुआ था कि कंपनी, इस जो बीच में कंपनी और यानी इंग्लैंड और 3 और स्टेट के बीच जो डिबेट था, उसी को ब्रिटिश संसद के द्वारा 20 वर्ष के लिए कंटिन्यू बढ़ाया गया। अच्छा, दूसरी इसकी क्या प्रावधान था कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे यह अधिकार दिया गया कि जब आप बंगाल से बाहर हों तब आप अपना उप प्रधान अवश्य नियुक्त करें, जो आपकी अनुपस्थिति में आपके सभी शासन व्यवस्था की देख रेख कर सके। नेक्स्ट हम लोग 1813 चार्टर एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट क्या है?
1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार, यानी जो भारत से कंपनी का व्यापार चल रहा था, तो कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को कम करने के लिए ही 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। अच्छा, इसके प्रावधान क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम लोग उसको देखेंगे। नंबर 1, भारत में चाय व चीन देश, भारत में चाय व चीन देश को साठ में चीनी बोला जाता है, कि व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अर्थात चाय, भारत में चाय का व्यापार, चीन देश के साथ व्यापार कंपनी ही करेगी, उसके अलावा सभी वस्तुओं का व्यापार सभी ब्रिटिशर करेंगे, सभी ब्रिटिशर के लिए ओपन कर दिया गया। अर्थात आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के लोग भी भारत से व्यापार कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा प्रावधान को हम लोग देखेंगे कि दूसरे प्रावधान में क्या किया गया। पहला प्रावधान क्लियर हुआ, पहले प्रावधान के अंतर्गत हमने व्यापार को देखा। दूसरा था, इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा पर 1 लाख छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। 1 लाख छात्रवृत्ति का मतलब ये है कि भारतीयों का अंग्रेजी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सरकार 1 लाख स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है, और यह पहली बार हुआ था। अच्छा, ये ऐसा अंग्रेजी शिक्षा पे 1 लाख जो छात्रवृत्ति सरकार दे रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? इसके पीछे सरकार का एकमात्र मंशा ये है कि भारत में एक बाबू वर्ग यानी क्लर्क वर्ग का निर्माण करना था, जिससे वे अंग्रेजी भाषा को भी समझ सकें और भारतीय भाषा को भी समझ सकें। भारतीय भाषा को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके भारतीयों की सूचना ब्रिटिश तक पहुंचाने में सक्षम हों और ब्रिटिश भारत में आसानी से शासन कर सके। ये तो अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मुख्य उद्देश्य था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ा कि इसी अंग्रेजी शिक्षा के कारण हिंदुओं में मध्यम वर्ग का विकास दिखाई पड़ता। किस वर्ग का विकास दिखाई पड़ता है? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। इसके पहले भारत में मिडिल क्लास नहीं थी, इसी के बाद मिडिल क्लास दिखाई पड़ती है। अच्छा, भारत में हम जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों का देश है, तो मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों का जो मध्यम वर्ग है, ये किसके कारण आया है? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण आया है। हिंदुओं का मध्यम वर्ग इंग्लिश एजुकेशन के कारण आया है, जबकि मुस्लिमों का मध्यम वर्ग का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के कारण हुआ है। अच्छा, हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन को थोड़ा सा रेखांकित कर लें कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के फाउंडर कौन हैं? सर सैयद अहमद खां जी हैं। इन जो पहले एसडीएम थे, बाद में अलीगढ़ के डीएम बन के आए हैं, सरकारी सर्वेंट थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन के पीछे मुस्लिमों को अंग्रेज़ों का समर्थक बनाना था तथा हिंदुओं के प्रति विरोधी भावना भरना था। इन्हीं उद्देश्य के लिए इन्होंने अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और यह यूनिवर्सिटी हमेशा हिंदुओं के विरोध में लाकर मुस्लिमों को अंग्रेज़ों का समर्थक तैयार करती थी, समर्थक वर्ग का निर्माण करती थी। ठीक है, यानी जो भारत में अब आंदोलन होंगे, उस आंदोलन में मुस्लिम कम्युनिटी अंग्रेज़ों का साथ देगी। इस आंदोलन का यह प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तीसरा प्रावधान, आगे हम अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन को एक बार सोशल रिफॉर्म में देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा पार्ट क्या है? इसी समय अंग्रेज मिशनरियाँ यानी 1813 के समय ही इंग्लिश मिशनरियाँ भारत से व्यापार करना, इंग्लिश मिशनरियाँ भारत में धर्मांतरण कराना आरंभ कर दी थी। क्या कराना? धर्मांतरण, यानी हिंदू रिलीजन से क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन कराना शुरू हो गया था, जिनका रिजल्ट बाद में हम स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि के आंदोलन में देखते हैं, जिन्होंने इस कन्वर्जन को किस तरह से रेगुलेट किया और धर्म की रक्षा की।
ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे, 1813 में बस इतना है। 1833 का चार्टर एक्ट का क्या प्रावधान है हम उसको देखेंगे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण करना था। 1833 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण करना था, क्योंकि 1837 आते आते भारत में लगभग ब्रिटिश सत्ता अत्यधिक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, अतः वह अपनी पूरी व्यवस्था को केंद्रीकृत करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? केंद्रीकृत करना चाहती थी। इसके क्या प्रावधान है इसको हम लोग देखेंगे। प्रावधान में नंबर 1, बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये पहला प्रावधान किया गया। ध्यान रखने बात है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इनका भारतीय इतिहास में एक प्रमुख योगदान है, भारतीय सामाजिक सुधार में एक योगदान है जो आगे हम देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की सलाह पर सती प्रथा, ठगी प्रथा को प्रतिबंधित किया था। इसके लिए रूल नंबर 17 1929 सती प्रथा को इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हस्बैंड के मृत्यु के बाद पत्नी को हस्बैंड के शरीर के साथ या डेड बॉडी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस क्रूर प्रथा को हम सती प्रथा कहते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम बात करें, यानी सती प्रथा हम ऋग्वैदिक काल से ही देखते हैं और वहाँ पर इसका एक पॉजिटिव व्यू दिखाई पड़ता है, क्योंकि समाज के लिए था, लेकिन बाद में चलकर यह सती प्रथा पूरी तरह से क्रूर प्रथा या निगेटिव बन जाता है, जिसमें सुधार होना जरूरी हो चुका था। सती प्रथा का प्रथम सोर्स भानुगुप्त के एरण अभिलेख मिलता है। किस अभिलेख में? एरण अभिलेख मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये 1833 के चार्टर एक्ट का और आगे क्या प्रावधान किया गया है? नंबर 2, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी जो भारत में अभी कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार था, वह भी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। अर्थात ब्रिटेन के सभी लोग, चाहे वह अंग्रेज हो, ब्रिटिश हो, चाहे वो अंग्रेज हो, डेन हो, फ्रेंच हो, सभी को भारत से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। इस एक्ट के द्वारा सभी को भारत से व्यापार करने की पूरी तरह से अनुमति प्राप्त हो गई। कोई प्रतिबंध नहीं रहा कि अब सिर्फ कंपनी व्यापार करेगी, सभी लोग भारत से व्यापार करेंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रावधान क्या किया गया था? इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। स्लेव ट्रेडिशन, बैन द स्लेव ट्रेडिशन, यानी भारत में जो स्लेव ट्रेडिशन था पहली बार इस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो दास प्रथा था, दास प्रथा आप लोग जानते हो कि कुछ एलीट क्लास कुछ लोगों को अपने यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में रखते हैं और उन्हें खाना देते थे, उनका जीविकोपार्जन का ध्यान रखते थे और उन्हें पूरी तरह से अपने यहाँ स्लेव के रूप में, यानी नौकर के रूप में रखते थे और अपने घर का कार्य कराते थे। इस तरह से एक यह क्रूर प्रथा यह भी समाज में चल रही थी। थोड़ा सा दास प्रथा के बारे में देखें। एक बार दास प्रथा को 1564 में अकबर के द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। एक चीज़ हमें सबसे ध्यान देने बात यह है कि दास प्रथा या गुलाम वंश का उल्लेख हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं, जहाँ पर मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलामों में एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो भारत में गुलाम वंश की नींव डालता है। तो ध्यान रखना, इस गुलाम वंश या दास वंश और दूसरे दास वंश दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इस दास वंश में ये दास तो थे, ये नाम के दास थे, इन्हें अपने पुत्र की तरह पाला जाता था। इन्हें मामलूक बोला गया है। क्या बोला गया है? मामलूक। एक्चुअली में हुआ कुछ रीज़न इसका यह था कि जो मुस्लिम डायनेस्टी थे उसमें ऐसा उनके धर्म के अनुसार
1 2 3 4 विवाह करने का प्रावधान था, जिनसे उनके बहुत सारे बच्चे होते थे। और जब बहुत सारे बच्चे होते थे तो वे बच्चे शासक बनने की लालसा में अपने पिता की हत्या करके शासक बन जाते थे। तब इसी के कारण, इसी का के सलूशन के रूप में यह एक दास प्रथा को लाया गया, जिसमें शासक अपने बड़े बेटे को छोड़कर सभी को अलग अलग मंडियों में बेचेगा और खुद ही दूसरे के बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी, क्षमता के अनुसार खरीद कर अपने घर ले आएगा, अपने बच्चे की तरह पालेगा, कैपेबल बनाएगा और वह बच्चा जीवन भर अपने इस मालिक के प्रति वफादार होता था। इससे एक तो शासक हत्या से भी बच जाता था और दूसरी शासक के एक वफादार ग्रुप का निर्माण भी होता था। इसलिए स्लेव ट्रेडिशन दिल्ली सल्तनत में दिखाई पड़ता है। हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका इल्तुतमिश था, ये सभी 1 by 1 स्लेव थे और साथ ही ये चूँकि योग्य थे, बाद में इन लोगों ने इन्हें अपना दामाद भी बनाया था। अच्छा भाई, नेक्स्ट प्रावधान करते हैं। चौथा प्रावधान क्या किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में? इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड मैकाले को फर्स्ट लीगल मेंबर बनाया गया, यानी प्रथम विधिक सदस्य बनाया गया। लॉर्ड मैकाले क्या बनाए गए हैं? प्रथम विधिक सदस्य। तो जब लॉर्ड मैकाले प्रथम विधिक सदस्य बनाए गए तो इसके पहले कोई भी विधिक सदस्य नहीं होता था। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भी जन्मदाता कहा जाता है। यानी हम 1813 में अंग्रेजी भाषा को आकर्षित करने के लिए, तो हमने आप लोगों को ये बताया कि अंग्रेजी भाषा को लोगों में आकर्षित करने के लिए क्या लाया गया था? अंग्रेजी भाषा को आकर्षित करने के लिए 1 लाख छात्रवृत्ति हुई। लेकिन जो भारत में पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा थोप दी गई कि नहीं, अब भारतीयों को अंग्रेजी सीखना ही है, वह लॉर्ड मैकाले के मस्तिष्क का ही परिणाम था। और लॉर्ड मैकाले के कारण ही भारत में अंग्रेजी भाषा का जन्म दिखाई पड़ता है। यानी लॉर्ड मैकाले को ही भारत में अंग्रेजी भाषा का जन्मदाता भी कहा जाता है। अच्छा, अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मुख्यतया उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मुख्यतः उद्देश्य एक मध्यम वर्ग का निर्माण करना था, जो लॉर्ड मैकाले के अनुसार शरीर से वो भारतीय हो किंतु मन से अंग्रेज हो। ब्लैक माइंड, ब्लैक बॉडी, वाइट माइंड, काला शरीर, गोरा दिमाग का प्रावधान करना था। अच्छा, नेक्स्ट और क्या इस लॉर्ड मैकाले के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, लॉर्ड मैकाले था कौन जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जन्म दिया? यह लॉर्ड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग का असिस्टेंट था। किसका असिस्टेंट था? लॉर्ड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहायक था। पांचवा प्रावधान क्या किया गया था? इस एक्ट के द्वारा पहली बार खुली सिविल सर्विस परीक्षा आरंभ की गई थी। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आरंभ की गई। इस परीक्षा के में यह प्रावधान था कि भारतीय और ब्रिटिशर दोनों समान हैं, जो परीक्षा क्वालिफाई होगा उसका सिलेक्शन होगा। इस बात को लेकर ब्रिटिश संसद में अत्यधिक विरोध किया जाता है, जिसके कारण ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो नियम लाया गया था इसे पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भारत में प्रथम सिविल सेवा का आरंभ चीन से हुआ। भारत में प्रथम सिविल सेवा का आरंभ कहाँ से दिखाई पड़ता है? चीन से आरंभ हुआ। भारत में सिविल सेवा के जनक किसे माना गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अच्छा, वर्तमान में जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे बनते हैं, IAS ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी
मसूरी में की जाती है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। मसूरी को क्या कहते हैं? मसूरी को पर्वतों की रानी कहते हैं। यानी मसूरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विश्व की विभिन्न प्रजातियों की फूल दिखाई पड़ते हैं और विभिन्न तरह की सुंदर वनस्पतियाँ मिलती हैं। इसी सुंदरता के कारण मसूरी को पर्वतों की रानी बोला गया है। ठीक है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे, किस तरह के किए गए थे, इनके बारे में हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। लॉर्ड मैकाले। अच्छा, 1853 के जो चार्टर एक्ट था, इसमें पहली बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आरंभ किया गया। यानी जो 1833 में सिविल सर्विस परीक्षा को रोक दिया गया था, वह पुनः सिविल सर्विस परीक्षा को आरंभ किया गया भारत में, जो अनवरत चलती रही। यानी उसके बाद कंटिन्यू सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते रहे। और यह सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए किसने सुझाव दिया था कि नहीं भारत में सिविल सर्विस परीक्षा होनी चाहिए? लॉर्ड मैकाले के सुझाव से किया गया था। किसके सुझाव से? लॉर्ड मैकाले। पहला प्रावधान ये किया गया था। ठीक है। दूसरा प्रावधान, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर, कौन सा पावर? वीटो पावर का अधिकार दिया गया। कौन सा पावर दिया गया? वीटो पावर का अधिकार दिया गया। अच्छा, वीटो पावर क्या है? निषेधात्मक शक्ति है। क्या है? निषेधात्मक शक्ति है। नोट, वीटो पावर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 111 के द्वारा राष्ट्रपति साधारण विधेयक को रोक सकता है। इस विधेयक को रोकने के लिए राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? वीटो पावर। वीटो पावर। और यह वीटो पावर राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के द्वारा पोस्ट ऑफिस बिल के मामले में एकमात्र बार किया गया था। यानी कहने का मतलब वीटो पावर का प्रयोग अभी तक कितनी बार हुआ है? तो वीटो पावर का प्रयोग एकमात्र बार यानी जैल सिंह के द्वारा 1986 पोस्ट ऑफिस बिल के मामले में किया गया था। अच्छा, दो प्रावधान हो गया। तीसरा प्रावधान क्या है? इस एक्ट के द्वारा कार्यपालिका व विधायिका शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कार्यपालिका विधायिका दोनों शक्ति को अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट प्रावधान क्या है? चौथा प्रावधान, विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी इस एक्ट के द्वारा भारतीय विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब इसके बाद बस इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट में हम लोग 1858 चार्टर एक्ट के बाद अध्ययन करेंगे, देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, 1773 से लेकर 1853 तक या 1857 हम कह सकते हैं, भारत में कंपनी का शासन चलता था। और कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 से लगातार 20-20 वर्ष पर चार्टर एक्ट पारित किए जाते थे। 1 नवंबर 1858 को रानी का आदेश पत्र पढ़ा जाता है और इस पत्र के बाद भारत की शासन व्यवस्था, कंपनी की शासन व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त करके रानी की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। यह शासन व्यवस्था 1858 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद के कंपनी बाग में वर्तमान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। और इसके बाद की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।